हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। तो डियर, आज डेरिवेशन एट द रेट ऑफ 5 AM वाली क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के फॉर्म में एक प्रॉब्लम है। चलिए उसको चेक करते हैं क्या है वो क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर फोल्डेड, यानी कि एक आपके पास में एक वायर रहा होगा। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि उसकी जो थिकनेस है हर जगह पर वो एक जैसी थी, मतलब कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा थिकनेस नहीं थी। तो सेम थिकनेस का यूनिफॉर्म वायर मीन्स ये होता है कि सेम थिकनेस होगी उसकी, और उसको आपने फोल्ड किया, मतलब मोड़ दिया। फोल्डेड इन सर्कुलर फॉर्म सच एज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म वायर को मोड़ा गया है सर्कुलर फॉर्म में। फिर इस सर्कुलर फॉर्म में मोड़ने के बाद में ये एक पॉइंट लिया, एक टर्मिनल पॉइंट ये लिया, और हमने इन दोनों पॉइंट्स को इलेक्ट्रिक सोर्स यानी बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बैटरी को ऑन कर दिया है। तो प्रूफ ये करके दिखाना है कि प्रूफ दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी जीरो। जो सेंटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो जीरो आएगी। तो बहुत बार ये आपके अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इस बार भी 101% कहीं ना कहीं इसको आना जरूर है, क्योंकि बहुत सारे सेट ऑफ पेपर्स बनते हैं, तो इसके आने की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस किया जाए और प्रूफ करके दिखाया जाए कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने से पहले इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है उसको जरा देख लेते हैं कि वो की कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कि जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई आपके पास में करंट कैरिंग वायर है आर्क फॉर्म में, ये देखिए करंट कैरिंग वायर है आर्क फॉर्म में है, और इसके पास में करंट आए है, तो इसका अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो ये इसका अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो आर्क शेप वायर है ये सेंटर पर थीटा एंगल बनाता है, और ये जो रेडियस है इसकी वो आर ले लेते हैं, स्मॉल आर। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट आई अपॉन में रेडियस, और इनटू में ये वाला एंगल जो सेंटर पर बनता है थीटा। ये फार्मूला होता है। ये की कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने का। की कॉन्सेप्ट कि अगर कोई वायर आर्क शेप में है, मतलब सेक्टर फॉर्म में है, तो हर एक सेक्टर का, हर एक आर्क का अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फार्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला बेटा ये रहा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन रेडियस थीटा। अच्छा, अगर ये जो आर्क शेप वायर है, अगर हम इसकी लेंथ को L ले लें, तो आप इस थीटा को हटा सकते हो। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I अपॉन रेडियस, और एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आर्क लेंथ है यहां पर L और रेडियस R है। तो अगर आप थीटा की वैल्यू ये पुटअप कर देते हैं तो यहां पे आ जाएगा L अपॉन R। तो B इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I L अपॉन R स्क्वायर। तो ये किसी भी आर्क जो करंट कैरिंग है, जिसके पास करंट है, उसके अपने सेंटर पर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है वो ये है। एंगल अगर है तो ये रहा, और आर्क की लेंथ है तो ये रहा। तो ये की कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। अब आपके पास में ये यूनिफॉर्म वायर है,
तो हमने ऐसा सपोज कर लिया कि ये जो यूनिफॉर्म वायर है इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस सपोज कर लिया कि x है या कुछ और जो भी आप चाहें। तो हमने सपोज किया कि लेट ये जो यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर हैज रेजिस्टेंस x पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। मतलब अगर इस वायर की हम यूनिट लेंथ लेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो हमको x ओम मिलेगा यूनिट लेंथ के लिए, और अगर आप यूनिट लेंथ मीटर में लेंगे तो x ओम पर मीटर, और अगर आप इसको जो है सेंटीमीटर में लेंगे तो x ओम पर सेंटीमीटर। जो यूनिट लेंथ का यूनिट होगा उसी में हम इसको काउंट कर लेंगे। तो इतनी बात पहले आपको समझनी है कि हमने उस वायर के यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस को x ले लिया है। अब देखिए, जब यहां से करंट आएगी, ये करंट आई निकली, ये यहां पहुंची। अब देखिए, ये जो है आपका एक छोटा सा आर्क है, और ये छोटा वाला आर्क हमने मान लिया L1 लेंथ का है, ऐसा हमने माना है, कंसीडर किया है। और इसमें जो करंट का, इस I का जो डिस्ट्रीब्यूशन करंट है वो I1 है, और ये देखिए बड़ा सा आर्क है, और ये जो बड़ा वाला आर्क है हमने इसकी लेंथ को L2 मान लिया है, और यहां पर जो करंट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होके जाएगा इसको हमने I2 मान लिया है, I2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये छोटा वाला जो आर्क है उस सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा वो B1 है, और ये जो बड़ा वाला आर्क है उस सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा वो B2 है। ये छोटा वाला आर्क की लेंथ L1 है, छोटे वाले आर्क में करंट I1 है, छोटे वाले आर्क ने सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करी है वो B1 है। ये जो बड़ा वाला आर्क है उसका लेंथ L2 है, जो बड़ा वाला आर्क है उसमें करंट I2 है, और बड़े वाले आर्क ने जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी है दैट इज B2। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I फॉर करंट। तो मेरे इस छोटे से आर्क में I1 करंट है, एंड L फॉर लेंथ दैट इज L1, और ये रेडियस का स्क्वायर। तो आप कंसीडर कर लें कि जब हमने वायर को इस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में फोल्ड किया है तो रेडियस R है, तो यहां पे R² आ गया। और ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है, जब आप इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, जो रूल्स आपको बताए गए हैं कि करंट के साथ फिंगर को फोल्ड करते हैं तो थंब देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो B1 की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, बाहर की तरफ, यानी कि डॉट। डॉट का मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेपर के परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ है। B2 निकाल लिया जाए, तो यही फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और बड़े वाले आर्क में करंट कितनी है? I2 है, लेंथ कितनी है? L2 है, और अपॉन में रेडियस R²। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जब आप डायरेक्शन इसकी चेक करेंगे, ये देखिए राइट हैंड, उसको करंट के साथ अपनी फिंगर को चलाते हैं, फोल्ड कराते हैं, कर्ल कराते हैं, जो अंगूठा होता है, जो थंब होता है, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो B2 की वैल्यू जो है वो अंदर की तरफ जाएगी, यानी कि क्रॉस। तो ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई, और B1 भी निकल चुका है और B2 भी निकल चुका है। ठीक है, अब ये जो छोटा वाला आर्क है, ये छोटा वाला आर्क, इस जिसकी लेंथ L1 है, इसका अपना रेजिस्टेंस भी होगा। तो छोटे वाले आर्क की जो अपनी लेंथ है वो L1 है, और 1 लेंथ पर रेजिस्टेंस कितना है? X है। तो छोटे वाले
जो छोटा सा आर्क है उसका रेजिस्टेंस अगर हम R1 ओम लिखें और बड़े वाले आर्क लेंथ का रेजिस्टेंस अगर हम R2 ओम लिखें, R2 ओम, तो R1 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फॉर छोटा वाला, जो छोटा आर्क है, स्मॉल आर्क है, जिसकी की लेंथ L1 है, तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा X इंटू L1, क्योंकि 1 लेंथ पे रेजिस्टेंस क्या लिया है X, तो L1 लेंथ पे कितना हो जाएगा X इंटू L1। और इसी तरीके से R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 जो है वो रेजिस्टेंस है फॉर जो बड़ा वाला आर्क है, बिग आर्क, जिसकी लेंथ L2 है, तो यहां से R2 हो जाएगा XL2। अब अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर आपको बना के दिखाते, देखो ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, इसको हमने कुछ नाम दे दिया, चलो स्मॉल a दे दिया इसको नाम, और ये टर्मिनल है स्मॉल b। तो देखो ये टर्मिनल है स्मॉल a और ये टर्मिनल है स्मॉल b। स्मॉल a टर्मिनल बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है और स्मॉल b टर्मिनल बैटरी के माइनस से कनेक्टेड है। अब देखिए a और b के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, R1 है, तो यहां पर रेजिस्टेंस R1 है, और इसी a और b के पास में रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, बड़े वाले आर्क का जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, तो ये R2 हो गया। तो आपको ये डायग्राम मैंने इसलिए बना के दिखाया कि अगर हम आपसे ये कहें कि जो छोटे वाले आर्क और बड़े वाले आर्क को अगर कंपेयर करें तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली बात है, इसको देखो यहां से और अच्छे से समझ में आती है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली बात, ठीक है ना। तो आई होप ये डायग्राम बनाने के बाद में आपको इसमें तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा कि हाँ ये दोनों लोग पैरेलल में हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम यहां पर अगर लग रही है तो इस डायग्राम को आप देख करके इसको श्योर कर सकते हैं कि हाँ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और ये भी आप देखिए कि जो छोटा वाला ये आर्क है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, इसमें I1 करंट है, और ये जो बड़ा वाला आर्क है जिसमें रेजिस्टेंस R2 है उसमें I2 करंट है, और ये दोनों लोग पैरेलल हैं, और पैरेलल में जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहां पर जो पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा, I1 R1, और यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, I2 R2, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो यहां से I1 R1 की वैल्यू कितनी है, XL1 है, I2 की वैल्यू R2 की वैल्यू कितनी है, XL2 है। X ने X को खत्म कर दिया, तो यहां से देखिए I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2, ये इक्वेशन 3 आ गई। तो B1 हमको मिल चुका है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू छोटा आर्क, और B2 मिल चुका है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू बिग आर्क। तो B1 और B2 डायरेक्शन में कैसे हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, ये दोनों इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं, इस बात को प्रूव कर रहे हैं। अगर हम B1 और B2 का रेशियो निकालें, B1 और B2 का रेशियो निकालें, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो लिया जाए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में B1 है डिवाइडेड बाय B2, B1 में क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, I1 L1 है अपॉन में R स्क्वायर है, और B2 में क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है,
I2 L2 है और अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखिए क्या कट गया, ये टर्म्स कट गया, ये आर स्क्वायर कट गया, ये आ गया I1 L1 और अपॉन में क्या आ गया I2 L2। नाउ चेक द इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आपको बता रहा है कि I1 L1 और I2 L2 आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ये देखिए इक्वेशन 3 है। तो अगर ये इक्वेशन 3 यहां यूज कर लें तो ये आ जाएगा B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1:1, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 3 दिस वन I1 L1 इज इक्वल टू है I2 L2। तो यहां से आ गया B1 बराबर B2। ठीक, अब देखिए B1 और B2 दोनों बराबर हैं, दोनों ही सेंटर पर हैं, यानी दोनों लोग वैल्यू में कैसे हैं, बराबर हैं। भाई रेशियो का मतलब 1:1 रेशियो का मतलब यही हुआ कि दोनों वैल्यू में बराबर हैं और डायरेक्शन में दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड आप निकालेंगे तो दोनों लोग क्योंकि डायरेक्शन में अपोजिट हैं इसलिए सब्ट्रैक्शन करके आएगा। तो यहां पर लिखेंगे B1 माइनस B2, या आप लिख सकते हैं B2 माइनस B1, और क्योंकि B1 और B2 बराबर हैं तो यहां पे आ जाएगा 0 और यहां से चलेंगे तो भी आ जाएगा 0, क्योंकि B1 बराबर है B2। और यही प्रूफ करना था। तो लीजिए हम लोगों ने इसको डिराइव कर लिया, प्रूफ कर लिया। अच्छा, और ये जो है ना यूनिवर्सल बन चुका है, मतलब ये रिजल्ट इतना फेमस हो चुका है कि सम टाइम दिस विल बी इन द ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें होता है। तो वहां पर तो आपको इसको प्रूफ तो करना नहीं होगा कि सब्जेक्टिव हुआ तब तो प्रूफ करना है। तो वहां पर आप इसको 0 पे टिक लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अच्छे से आप इसको समझ चुके होंगे आई होप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डेरिवेशन वाली क्लास में, डेली डेरिवेशन एट द रेट ऑफ 5 AM। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।